जोहार, नमस्कार। कानून की बात में कानून के अलावा भी हम बहुत सारी सामाजिक बातें बताते हैं जो कानून से सीधा नहीं तो घुमा फिरा के, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली जुड़ता है। और वो बताने का मकसद यह होता है कि हमारे एक्सपर्ट जब आपको समझाते हैं कि डू एंड डोंट्स, यह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके पीछे कानूनी रूप से भी आप फंस सकते हैं। और दूसरा ये कि आपकी ज़िंदगी तबाह हो जा सकती है, परिवार तबाह हो जा सकता है, समाज तबाह हो सकता है, आपकी पूरी की पूरी पीढ़ी खत्म हो सकती है। झारखंड में एक नया व्यवसाय, नया व्यापार चल पड़ा है बहुत तेजी से, और वह व्यापार है नशे का। जो झारखंड अछूता था या इक्का दुक्का इस तरह केस होते थे, अब आए दिन मीडिया में चीज़ें आ रही हैं कि यहाँ इतने लाख का, यहाँ इतने करोड़ का, यहाँ इतने लोग पकड़े गए, इतने लोग पकड़े गए। अब ये जो ड्रग्स है, ड्रग्स रखने, ड्रग्स बेचने, ड्रग्स सेवन करने से कैसे पूरे के पूरे भारतीय समाज को विनाश की तरफ खींच के ले जाना है, कैसे व्यक्ति की पूरी जिंदगी तबाह कर देनी है, आज कानून की बात में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इसके कानूनी पहलू को भी, इसके सामाजिक पहलू के भी, और इसके जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को भी। जैसे एक कहावत है, स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। बहुत तेज गति जो है, मजा तो बहुत आता है, लेकिन उससे जिंदगियां हमेशा नुकसान में रहती हैं, लोग मारे भी जाते हैं। उसी तरह ड्रग्स के मामले में भी है। हमारे साथ बात करने के लिए CIP, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री के प्रोफेसर डॉक्टर संजय मुंडा जी हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार जौहर। हाँ, एक तो सबसे पहले ये नशा, मतलब कि कई कंपोनेंट उसके साथ जुड़ते हैं। गांजा अलग है, भांग अलग है, खैनी अलग है, बीड़ी अलग है, ड्रग्स अलग है जी। इन सब चीज़ों को देखा जाए तो भारतीय समाज में या दुनिया के किसी भी समाज में जब हमारे समाज का उत्थान हुआ, उस उत्थान के क्रम में नशा भी उसके साथ साथ आए तो उसके कई सारे फैक्टर्स थे। उस फैक्टर्स के अलावा नशे का जो परिष्करण होता गया अलग अलग चीज़ों में जी, वह परिष्करण जिस ढंग से समाज में युवाओं की ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है, या जो भी एक बार ले लिया उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है, परिवार भी बर्बाद हो रहा है, समाज भी बर्बाद, ये नशा है क्या? आपने सही बताया कि जब हम नशे की बात करते हैं तो नशे की अलग अलग कैटेगरी है। कुछ नशीले पदार्थ मादक पदार्थों के श्रेणी में आते हैं जो कि ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। कुछ नशीले पदार्थ जो होते हैं जिनको कि गेटवे ऑफ ड्रग्स भी बोला जाता है, जो कि एक प्रवेश द्वार है मादक द्रव्यों तक जाने का, जैसे सिगरेट या तंबाकू जैसे पदार्थ हो गए। दूसरा है शराब जो है। तो ये तीन तरह की आप एक श्रेणी समझ सकते हैं। एक शराब हो गया, दूसरा तंबाकू और उससे जुड़े हुए पदार्थ हो गए, और तीसरा जो है मादक पदार्थ। ये सबसे ज्यादा खतरनाक है समाज के लिए। अब मादक पदार्थों की श्रेणी में भी आप पाएंगे इतने वैरायटी है, इतने ज्यादा पदार्थ उसमें समाये हुए हैं कि वो अपने आप में भी वो काफी अलग अलग तरह के उसमें पदार्थ होते हैं। मसलन अफीम से जुड़े हुए पदार्थ होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो एक तरह से नेचुरल प्रोडक्ट नहीं होता है, वो बनाया जाता है लेबोरेटरी वगैरह में, तो उस तरह के पदार्थ होते हैं। आजकल डिजाइनर ड्रग्स का भी चलन हो गया है। तो शुरुआती दौर में जो भी एक और नशे का अभी आया ना, अभी मीडिया में बहुत चर्चित केस है, वो सांप के जहर का नशा। बहुत सारा लोग जो है इसमें बहुत सारे इनोवेशंस कर रहे हैं। अभी आप ये पाएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कोशिशें की जा रही है कि नशीले पदार्थों की तस्करी और इनका जो व्यापार बंद हो, इस श्रेणी में अलग अलग देशों ने चिन्हित कर रखा है उन रासायनिक पदार्थों को जो कि मादक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। अब जो ये माफिया है
जो नशीले पदार्थों का, ये लोग उससे एक कदम आगे बढ़ जाते हैं। वो लोग ऐसा केमिकल पदार्थ तैयार कर लेते हैं जो कि टेस्टिंग में ये पाया जाता है कि जो भी चिन्हित पदार्थ है उस श्रेणी में ये नहीं आता है, जो प्रतिबंधित है उस प्रतिबंधन में नहीं से है, उससे बाहर की चीज है। तो इस तरह से ये लोग इनोवेशंस भी कर रहे हैं। तो ये जो चूहा बिल्ली वाला जो खेल है ये चलता रह रहा, लेकिन जरूरत है इस बात को समझने की कि इस पे रोक से प्रतिबंधन से नहीं हो सकता है। समाज में जागरूकता का होना बहुत जरूरी है। एक तो हम अपने दर्शकों को यह बताना और समझाना चाहते हैं कि जो लोग ड्रग्स का व्यापार कर रहे हैं उस व्यापार में राजनीति भी जुड़ी हुई है। उनका मकसद क्या है? उनका मकसद नशे का गुलाम बना करके अपना गुलाम बनाए रखने का। नशा का गुलाम अगर बन जाएगा, जो फिल्मों में दिखाता है, जो हम लोग जानते समझते हैं, ये आपके यहाँ सारे केसेस आ रहे हैं जी। उस केसेस में कि एक बार नशे की लत लग गई तो फिर मुश्किल हो जाता है। तो ये हम समझना चाहते हैं, उसको समझाना भी चाहते हैं हम अपने दर्शकों को कि नशा अगर ले रहे हैं तो इसका आने वाले दिनों में आप पर, आपके परिवार पर, समाज पर, देश पर क्या नुकसान होगा। जी देखिए, बहुत सही बात आपने कहा। आपने जो शुरुआत में कहा कि स्पीड थ्रिल्स बट किल्स ऑल्सो, तो वही वाली चीज है। जो आप रोमांच के लिए जिस चीज को आप शौकिया तौर पे शुरू करते हैं, आपको नहीं मालूम होता है कि ये सिर्फ आपका शौक बन करके नहीं रहने वाला है। यही शौक धीरे धीरे आदत में तब्दील होता है और यही आदत बाद में जाके लत बन जाता है जब आप इसके बिना नहीं रह पाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस पूरे क्रम में आप पाएंगे जो इस व्यापार से जुड़े हुए अलग अलग श्रेणी के लोगों की अलग अलग मानसिकता है और जरूरतें हैं। जो बड़े जो माफिया लोग हैं उन लोगों का के लिए ये एक व्यापार है, एक व्यापारिक दुनिया में हमको संपत्ति ज्यादा इकट्ठा करके हमको राज करना है। जी, उनके लिए एक व्यापार है। उससे नीचे आएंगे तो जो सबसे निचले स्तर पे होता है, जो ड्रग पेडलर जो होता है, वो अधिकतर वैसे लोग होते हैं जिनको नशा करने के लिए उनके पास पैसे की कमी है। तो उनको कहा जाता है तुम 10 पुड़िया ये बेच दो, तुमको हम 4 पुड़िया दे देंगे। तो उसके लिए वो जरूरत दूसरी है, उसके लिए उसका नशा का जो खुराक पाने का एक जरिया है उसके लिए ये। तो अलग अलग तरह के लोगों के लिए अलग अलग चीज बातें हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये तो बात सही है कि ये एक ऐसे व्यापार के रूप में निकल करके आया है जो कि कहीं ना कहीं जीवन के हर पक्ष में और दूसरे व्यापारों को भी प्रभावित करता है। इसका नुकसान क्या है? व्यक्ति पर नुकसान क्या है? व्यक्ति और परिवार पर कैसे इसका असर पड़ता है और कैसे लत लगती है, कैसे लत लगाई जाती है? जी, मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जैसे कोई एक बच्चा है, वो रोमांच कह लीजिए, दोस्तों का प्रभाव कह लीजिए या शौक कह लीजिए, वो एक बार कोशिश करता है या कई बार दोस्तों का दबाव भी उसके ऊपर होता है कि बहुत अच्छी चीज है, मजा आ जाता है, एक बार कोशिश करके देखो। वो एक बार कोशिश कर लेने के बाद में जो पहला जो अनुभव होता है, उस अनुभव को फिर से रिपीट करने का एक इच्छा रहता है। कुछ पदार्थ तो ऐसा है कि जो एक बार सेवन करने से ही इंसान उसका लत आदी हो सकता है। तो ऐसे भी नशीले पदार्थ होते हैं अलग अलग इंसान में। तो एक बार अगर किसी ने आपको चखा दिया तो आप उसके बिना रह नहीं सकते। हाँ, आपके अंदर वो ऐसा कुछ हो जाएगा। तो अभी क्या है, नशीले पदार्थों का जो एडिक्शन है, इसको एक बीमारी के रूप में देखा जाता है, इसको एक ब्रेन डिसऑर्डर के रूप में देखा जाता है। ये इसलिए देखा जाता है कि ये नशीले पदार्थ अगर अपना प्रभाव शरीर में छोड़ते हैं तो सबसे पहला और सबसे मुख्य होता है वो हमारा मस्तिष्क होता है। तो ब्रेन में जो वो बदलाव लाते हैं वो एक बीमारी का शक्ल ले लेता है। और जब एक बीमारी एस्टैब्लिश हो जाती है तो उसके बाद उससे जुड़ा हुआ जो भी लक्षण सब होते हैं वो बस एक तरह से बीमारी के लक्षण के रूप में देखा जाता है। तो नशीले पदार्थों का जो लोग सेवन करते हैं, आज शौक के तौर पे शुरू कर रहे हैं, कल वो लत एक बीमारी के रूप में उसके सामने जब आ जाता है तो इससे अछूता कोई नहीं रह जाता। परिवार सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, उसका काम काज प्रभावित होता है,
उसके आपसी संबंध चाहे दोस्तों के साथ हो या अन्य लोगों के साथ हो वो प्रभावित होता है। उसकी जो दिनचर्या होती है वो प्रभावित हो जाता है। सोना उठना बैठना, जब लत लग जाता है तो ये कहा जाता है कि उसके जीवन का एकमात्र ध्येय, एकमात्र फोकस बस दो तीन चीजें हो जाए, किस तरह से वो नशे का जुगाड़ करे, नशा लेने के बाद वो नशा का अनुभव में अपना समय व्यतीत करता है, और एक बार जब नशा उतर जाता है तो दोबारा से फिर वही क्रम शुरू हो जाता है कि वो फिर से नशीले पदार्थ जुगाड़ करने की कोशिश में लग जाता है, फिर नशा करता है, फिर उसके प्रभाव में रहता है, फिर जब प्रभाव उतर तो ये एक चक्र जो बन जाता है ना, उस चक्र से इंसान नहीं निकल पाता है। हाँ, एक तो हम लोगों ने सुनी और देखी, एक फिल्म आई थी उड़ता पंजाब, चूँकि वो बॉर्डर पर है तो बॉर्डर से अपना वहाँ अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई था और युवक फंसने लगे। उस समय आतंकवाद का भी दौर चल रहा था। उस दौर में युवक आए बड़ी संख्या में, आमदनी भी पंजाब में कृषि से भी आमदनी बढ़ी, इंडस्ट्रीज से भी आमदनी बढ़ी, देश विदेश कमाने गए वहाँ से भी आमदनी बढ़ी। आमदनी पैसा भी है और रोमांच करने का मौका भी है जी। तो इस रोमांच करने में पूरा का पूरा पंजाब जो है बर्बाद हो गया। और पंजाब एड्स साथ साथ ले आया। जब पीने और खाने और चाटने और सूंघने से नहीं काम चला तो लोग अपने नस में इंजेक्शन चुभोने लगे। अभी झारखंड की क्या स्थिति है? देखिए, ये मैं बताऊं, ये उड़ता पंजाब फिल्म बने हुए काफी समय हो गया और पंजाब में जो मादक पदार्थों का जो एक समस्या है वो काफी समय से आ रहा है। लेकिन इस समस्या का आप संदर्भ दूसरे प्रदेशों में देखेंगे तो कामोबेश स्थिति वही है। युवा है, युवा वर्ग है, उस युवा वर्ग के पास में कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई दिशा नहीं है। अच्छा। ठीक है। और दूसरा चीज, जब डायरेक्शन दिशा नहीं है, भटकाव के रास्ते खुले पड़े हुए हैं। तो ऐसी स्थितियों में एक और चीज उसमें जुड़ा हुआ है, क्या पता नहीं वो कितना सही होगा, कि अगर हमने डिग्री ले ली और डिग्री लेने के साथ हम जो चाह रहे हैं नौकरी नहीं मिली, या नौकरी मिली तो वैसी नहीं मिली जो कि घर वाले चाहते थे, उसमें एक फ्रस्ट्रेशन भी कारण बनता है। या बहुत ज्यादा हमारी आमदनी हो गई तो चलो हम थोड़ा सा रोमांच करके देखते हैं, मजा लेते हैं। जैसे देखिएगा कि आप मोटरसाइकिल देखिएगा, जब बाइक मिला तो शुरुआती में क्या होता है, बच्चा कहीं से बाइक ले आया तो उसको थ्रिल के लिए ज्यादा स्पीड में चलाएगा। अपनी बाइक होगी तो बोला कि अरे हमारी बाइक हम तो उड़ा सकते हैं। जब हम लोग साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करते हैं तो व्यक्ति का, किसी भी इंसान का जो अपना व्यक्तित्व होता है उसके अंदर दो चीजें प्रमुखता में होती है। एक तो हम जिसको बोलते हैं नोवेल्टी सीकिंग, मतलब रोमांच की तरफ आप कितना ज्यादा आकर्षित होते हैं। तो एक हर इंसान में ये अलग अलग डिग्री में होता है, किसी में ज्यादा किसी में कम होता है, वो रोमांच की तरफ ज्यादा एक तरह से भागता है। दूसरा एक कैरेक्टरिस्टिक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हार्म अवॉइडेंस। हार्म अवॉइडेंस मतलब इंसान जो है संभल कर जीना सीखता है कि नहीं ऐसा करेंगे, वो उसके जो परिणाम है उसको देखता है और उसके अनुसार व्यवहार करता है। तो ये क्षमता भी लोगों में कम अधिक हो सकती है। कुछ लोग ऐसा व्यवहार करते हैं परिणाम की बिल्कुल परवाह किए बिना कूद पड़ते हैं। तो ये एक, जब व्यक्तित्व की बात बोल रही हैं तो अलग अलग इंसानों में जो नोवेल्टी सीकिंग और हार्म अवॉइडेंस, ये दोनों चीजों का जो एक मिश्रण होता है वो कई बार डिसाइड करता है कि व्यक्ति कितना इस तरफ जाता है। अगर हार्म अवॉइडेंस अधिक है तो वो संभल जाएगा कि नहीं ये नहीं करना चाहिए। अगर हार्म अवॉइडेंस बिल्कुल नहीं है तो उसको परवाह नहीं होगा। अगर नोवेल्टी सीकिंग ज्यादा है तो वो हमेशा रोमांच की तरफ आकर्षित रहेगा। तो ये एक व्यक्तित्व का जो एक इनपुट होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा, इंसान कैसे अपने रोजमर्रा की समस्याओं को हल करने के लिए अपने आसपास से एक सपोर्ट, एक सहयोग ढूंढ पाता है। अगर कभी नहीं ढूंढ पाता है तो कई बार लोग नशीले पदार्थों को ही एक सपोर्ट के रूप में देख लेते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। फ्रस्ट्रेशन बहुत हर किसी के जीवन में है, लेकिन हम सभी अपने अपने तरीके से अपने जो फ्रस्ट्रेशन है उससे बाहर निकलने का कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। तो ये भी एक हिस्सा है, मनोवैज्ञानिक हिस्सा है कि जो लोग अपने फ्रस्ट्रेशन को नहीं संभाल पाते हैं उनके अंदर इस तरह के नकारात्मक बिहेवियर
का होना अधिक पाया जाता है, चाहे वो नशीले पदार्थों की ओर आ जाए या कुछ और भी कुछ नकारात्मक कदम ग्लोबलाइजेशन के उठाए। बाद जो है, जो दुनिया बनी है 30-33 सालों में, इस 30-33 सालों में जो पारिवारिक संबंध थे एक दूसरे को संभालने का, संयुक्त परिवार का, वो कंसेप्ट टूटता गया और सिंगल से अब कैप्सूल यूनिट होने लगा। वहाँ सपोर्टिव कोई नहीं है जी। आप याद करिए, घरों में शादियां होती थी या कोई भी काम हुआ, कुछ भी हुआ, तो किसी के यहाँ से ड्रम आ रहा है, किसी के यहाँ जग आ रहा है, किसी के यहाँ से थाली आ रही है, किसी के यहाँ से कढ़ाई आ रही है, किसी के यहाँ से वो आ रहा है, और आकर के उसी से हो जाता था। गांव के लोग अपना सहयोग कर देते हैं। अब है कि सेंटर्स है, दुकान खुले हुए हैं, वहाँ जाइए, वहाँ टेंट हाउस करिए और वहाँ होटल करिए और ये करिए वो करिए, बैंकेट हॉल बने हुए हैं, वो लीजिए, तो वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। आज के जीवन में अगर आप रैंडमली किसी भी इंसान से पूछते हैं कि आपके ऊपर कोई आपदा या विपत्ति आ जाए तो आप सबसे पहले किससे संपर्क करना चाहेंगे, किससे बात करना चाहेंगे, किससे सहायता लेना चाहेंगे, तो मैं बताऊं अधिकतर लोग जो होते हैं वो उलझ जाते हैं कि उनके दिमाग में कुछ रहता ही नहीं है कि हम किससे सहायता ले सकते अरे हैं। घर में कोई मृत्यु हो गई तो आप 100 को कैसे ले जाएंगे? अगर मोहल्ले के लोग कोऑपरेट नहीं करके, ले कैसे जाइएगा अकेले आप? वो तो अब नया एक वो ऐप शुरू हुआ, जिस ऐप में आप पहले से बुकिंग करा के रखिए और बुकिंग में आप ले जाइए। तो वो दुनिया में जीना है ड्रग्स के साथ, या हमको उसी दुनिया में जीना? डायलॉग है जहाँ बातचीत होती है, जहाँ एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को वो करते हैं। जी, ये तो हम ये है समझना चाहिए, दर्शकों को ये बताना चाहिए कि हम घर में या आसपास में कोई है, उसको कैसे रेखांकित करें, कैसे चिन्हित करें कि वो लगता है कि ड्रग्स के चक्कर में पड़ गया है, और किसको इन्फॉर्म करें। एक हेल्दी रिलेशनशिप का तो अभाव है, आप सही बात कह रहे हैं। और जहाँ पर हेल्दी रिलेशनशिप नहीं है वहाँ पर विश्वास की भावना नहीं होगी एक दूसरे के लिए, और कहीं ना कहीं इस तरह की समस्याएं आएगी। अब बात आती है एक संवेदनशील जिम्मेदार नागरिक होने का मतलब क्या है। आपको कानून का समझ होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। कानून ना सिर्फ आपको एक तरह से जानकार, एक तरह से आपको एक अवसर प्रदान करता है कि आप अपने अधिकारों के प्रति सजग रहे और जागरूक बने। साथ ही साथ कानून आपको ये भी अवसर देता है कि आप जान पाए कि क्या क्या चीज, एक क्या होता है हमारे समाज में बहुत सारी चीजें सोशली एक्सेप्टेबल होती हैं, जैसे शराब पीना या तंबाकू का इस्तेमाल कई जगहों पे होता है। तो हाँ, इन सब का ये सोशली एक्सेप्टेड चीजें हैं, और बहुत सारी चीजें जो होता है कानून के नजर में गैर कानूनी होता है। तो मैं यहाँ पर जो बातें बोल रहा हूँ, नशीले पदार्थों का इस्तेमाल कई अलग अलग जगहों पे होता है, लोग करते हैं, रिक्रिएशन के लिए करते हैं, रोमांच के लिए, आनंद के लिए, जिस भी मकसद से करते हैं। एक सोशल एक्सेप्टेंस होने के बावजूद आपके अंदर ये जागरूकता होनी चाहिए कि क्या क्या चीजें कानून के दायरे के अंदर आते हैं और प्रतिबंधित हैं। तो इसकी जानकारी का अभाव कई बार लोगों को एक तरह से संवेदनहीन बना देता है। वो अपने आसपास लोगों को नशा करते देखते हैं और खुद को बेबस समझते हैं, उनको पता नहीं होता हम क्या कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि पहचानने के चिन्ह। बिल्कुल। आप देखेंगे, आप मोहल्ले में जाएंगे, आप बाहर निकल रहे हैं, आप कहीं पर टोलियों में एक लड़कों को देखेंगे, आपको पता है वो कुछ नशीले पदार्थों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आप बेबस महसूस टोक करते नहीं हैं। सकते हैं। टोक टोकने नहीं का सकते। मतलब है कि पिट जाना, ज्यादा गुंजाइश या गाली सुन लेना। बिल्कुल। तुमको क्या मतलब है, तुम जाओ अपना काम करो, हमको अपना काम करने दो। तो कानून इसके पीछे है। जो हमारे देश में नशीले पदार्थ और मादक पदार्थों का जो कानून है, उसको NDPSA एक्ट जो 1985 में नवंबर में लागू हुआ था, वो है जो नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक एक्ट है। तो इसमें दो तीन चीजें, नारकोटिक जब शब्द आता है तो मादक पदार्थ हो जाता है, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस बोला जाता है इस एक्ट में। साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस वैसे केमिकल नशीले पदार्थ होते हैं जो कि नेचुरल प्रोडक्ट नहीं होते, प्राकृतिक स्रोतों से नहीं आते हैं, वो लेबोरेटरी में प्रिपेयर किए हुए होते हैं, और ऐसे चीजों का नशीले पदार्थ के रूप में इस्तेमाल होता है। तो इसको भी चिन्हित किया जा चुका है। जैसे बहुत सारे इंजेक्शंस बाजार में उपलब्ध होते हैं,
नींद की गोलियां होती हैं, बहुत सारी चीजें जो होती है, ये सब साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस के अंदर में आता है। नारकोटिक मतलब मादक द्रव्य, जो अफीम और उससे जुड़े हुए पदार्थ होते हैं। तीसरा चीज जो इम्पोर्टेंट है वो पदार्थ होता है भांग और गांजा से जुड़े हुए पदार्थ जो है, जिसमें चरस भी आता है, हशीश भी आता है, ये सारी चीजें आती हैं। और मादक द्रव्य में जो अभी झारखंड हमारे रांची में खासकर बहुत प्रचुरता में फैल रहा था, अभी प्रशासन काफी अच्छा काम कर रही है इस दिशा में, मुझे लगता है काफी मात्रा में इसको पकड़ा जा रहा है, वो है हेरोइन। हाँ। तो ये, और हमारे देश में अफीम की खेती, गैर कानूनी खेती कई जगहों पे हो रही है, हमारे झारखंड में भी हो रही है। इसको भी समय समय पर पकड़ा जाता है और नष्ट किया जाता है। तो ये सबको संभालने वाला जो देश का एकमात्र नोडल एजेंसी है, जिसको कि हम लोग एनसीबी बोलते हैं, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। तो ये जो है वो तो कानून अपना काम करेगा कि वो अपना जलाता है, वहाँ जो लोग करता है उसको पकड़ के ले जाता है। हमारा कोई अगर है जिसको कि हम मदद करना चाहते हैं तो क्या मदद कर सकते हैं? उसको डॉक्टर के पास ले जाने से लेकर हॉस्पिटल ले जाने तक, एक्सपर्ट हॉस्पिटल, एक्सपर्ट डॉक्टर कहाँ मिलेंगे उसके लिए? देखिए, हम लोग जो आज ये दूरदर्शन का प्रोग्राम भी अगर हम कर रहे हैं तो इसके दो मुख्य जो हम बोलेंगे ऑब्जेक्टिव हो सकता है। पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि नए यूजर्स को आइडेंटिफाई करना, नहीं, नए यूजर्स मतलब जो अभी नहीं ले रहे हैं, उनमें जागरूकता पैदा करना, ताकि वो भविष्य में इसका सेवन शुरू ना करें। बिल्कुल। एक तो ये हुआ। दूसरा जो और प्रमुख होता है वो होता है कि जो ले रहे हैं नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, वो लोग जागरूक बने और खुद इस पदार्थ को छोड़ने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाए। इस दिशा में सरकार बहुत सारी कोशिश कर रहे हैं। हमारे जो संस्थान है CIP कांके में, वहाँ 70 बेड का नशा मुक्त केंद्र है। हफ्ता में 2 दिन हम लोग नशा मुक्त क्लिनिक चलाते हैं। उसमें जो भी नशीले पदार्थ के रोगी होते हैं, उनका एक जो इलाज की प्रक्रिया होती है वो बहुत योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ाई जाती है। तो अगर आपके परिवार में, आपके मोहल्ले में, आपके आसपास ऐसे कोई सदस्य है जो नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, तो एक जो बोलते हैं ना जेंटल एक प्रतिरोध करना, वो करना चाहिए। आप एक नाराजगी दिखाना आपको चाहिए, आप उसको अप्रूवल मत दीजिए कि हाँ आपको स्वीकार है। जब आप चुप रहते हैं और कहीं ना कहीं ये दर्शाते कि उसका नशा करना आप स्वीकार करते हैं, तो आप वैसा नहीं बनिए। आप उसको एक जेंटल एक तरह से अपोज करिए कि ये सही नहीं है आप जो कर रहे हैं। आपको हम उलझने के लिए नहीं बोल रहे हैं, आप उनको समझाने के तौर पे एक बोल सकते हैं जो आप कर रहे हैं सही नहीं है, और अगर आप इसको छोड़ना चाहते हैं तो तरीके हैं। और तरीके क्या है वो फिर आप बता सकते हैं कि इलाज की व्यवस्था होती है। आजकल बहुत सारी, जब मैं बोलता हूं कि नशीले पदार्थों का जो एक लत है ये एक ब्रेन डिसऑर्डर के रूप में देखा जाता है, तो अगर कभी कुछ डिसऑर्डर है तो उसके इलाज के प्रावधान है, और इलाज, कारगर इलाज दवाओं के रूप में उपलब्ध है। बहुत सारी दवाइयां हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें नशे का आदत हो गया, हम नशा छोड़ते हैं तो हम सीधा खड़ा नहीं हो पाते हैं, हमको नींद नहीं आती, हमको बेचैनी होती, मेरा पैर हाथ टूटने लगता है, दर्द देता है, तो हम क्या करें? ऐसी स्थिति में उपाय है, इलाज उपलब्ध है। इलाज के लिए क्या प्रक्रिया क्या है? मैंने अगर कोई मिलता है तो कहना है CIP जाओ, इन पास जाओ, जाकर के वहां पर जैसे हमारे यहाँ लोग आते हैं, उनका सबसे पहले एक कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट होता है। उनका शुरुआत से, बचपन से लेकर के अभी तक के जीवन काल का एक पूरा ब्यौरा लिया जाता है। उसके पर्सनालिटी का टेस्ट होता है कि इस इंसान का व्यक्तित्व किस प्रकार का है, उसके जो उसका एनवायरनमेंट होता है, पारिवारिक माहौल का अध्ययन किया जाता है। ये सारी चीजें करने के बाद एक इलाज का एक खाका तैयार किया जाता है। उसका जो नशीले पदार्थ को जब हम लोग बंद करते हैं तो बंद करने पे जो परेशानी आती है, जिसको कि हम लोग विड्रॉल सिम्टम्स बोलते हैं या टूटन वाली समस्या बोलते हैं, तो उसके लिए कुछ दवाइयों का जरूरत पड़ता है ताकि व्यक्ति को कष्ट ना हो उसमें। और एक बार जब टूटन की समस्या ठीक हो जाती है तब एडिक्शन का इलाज शुरू होता है। एडिक्शन का इलाज में
कुछ दवाइयां हैं जो कि एक तरह से तलब को कम करने वाली दवाइयां कहा जाता है, उन दवाइयों का इस्तेमाल होता है जो थोड़े लंबे समय तक खिलाई जाती है। साथ ही साथ एक रिलैप्स प्रिवेंशन थेरेपी मनोवैज्ञानिक तरीका होता है जिसमें व्यक्ति के अंदर में एक तो उन्हें बताया जाता है कि दोबारा नशा शुरू होने का संभावना आपके जीवन में हमेशा रहेगा, और इलाज का मकसद है कि ये दोबारा नशा शुरू होने का ये जो संभावना है आपके जीवन में, इसको आप कैसे कम कर सकते हैं। अगर ऐसी संभावनाएं अगर आपके समक्ष आ गई तो आप उनसे कैसे निपटते हैं। तो ये एक इलाज का प्रावधान होता है। नशे के बारे में हमने आपको समझाया, बताया, एक्सपर्ट ने बताया, समझाया, और आप यह जानिए कि इसके नुकसान क्या है। हमारे पास समय इतना ही है, लेकिन अगर आपके आसपास में कोई इस तरह का आदमी दिख रहा है तो उसको निश्चित रूप से हॉस्पिटल पहुंचवाइए, पुलिस को इन्फॉर्म करिए, प्रशासन को इन्फॉर्म करिए, वार्ड कमिश्नर को इन्फॉर्म जरूर कर दिए ताकि उसकी ज़िंदगी बच जाए, उसके परिवार की ज़िंदगी बच जाए। आज तो बस इतना ही, अगली बार मिलते हैं, किसी और मुद्दे पर चर्चा करते हैं। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।